नमस्ते। कभी सोचा है कि सैलरी सिर्फ वो नहीं होती जो हर महीने बैंक अकाउंट में आती है। असल में इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। कुछ छुपी हुई चीजें, कुछ छिपे हुए फायदे। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि किसी की असली कमाई में क्या-क्या शामिल होता है। तो चलिए सीधे एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। ईसॉप्स यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। क्या किसी को पता है कि इन पर एक नहीं बल्कि 2 बार टैक्स लग सकता है? और उससे भी ज्यादा जरूरी, ये टैक्स कब और कैसे लगते हैं? अगर इसको लेकर जरा सा भी कंफ्यूजन है तो आज सब कुछ साफ हो जाएगा। देखिए, इसे समझने के लिए ना हमें दो अलग अलग नियम किताबों को देखना होगा। एक नियम किताब है कंपनी के लिए और दूसरी है सीधे किसी के अपने वॉलेट यानी पर्सनल टैक्स के लिए। तो चलिए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ी पिक्चर देखते हैं। मतलब ये समझते हैं कि कंपनियां अपने कर्मचारियों से जो वादे करती हैं, जो बेनिफिट्स देती हैं, उसका हिसाब किताब कैसे रखती हैं। इसके लिए एक खास नियम है जिसे इंड AS 19 कहते हैं। यह बस एक अकाउंटिंग का तरीका है ताकि सब कुछ सही से रिकॉर्ड हो। तो ये इंड AS 19 आखिर है क्या? आसान भाषा में ये एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए कंपनी की रूल बुक है और इसका सबसे दिलचस्प हिस्सा है इसका मकसद। ये कहता है कि कंपनी को किसी फायदे की कॉस्ट तब रिकॉर्ड करनी चाहिए जब कर्मचारी उसे कमाता है, ना कि तब जब कंपनी उसे देती है। ये सुनने में छोटा सा फर्क लगता है, पर इससे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की एकदम सच्ची तस्वीर सामने आती है। अच्छा, इस स्टैंडर्ड के अंदर ना बेनिफिट्स को 4 हिस्सों में बांटा गया है। एक होते हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स जैसे सैलरी, बोनस। फिर आते हैं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जैसे ग्रेच्युटी और पेंशन। इनके अलावा हैं दूसरे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और आखिर में टर्मिनेशन बेनिफिट्स। हम इनमें से सबसे कॉम्प्लेक्स वाले यानी पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पर फोकस करेंगे। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट प्लान मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं और यहां सबसे बड़ा सवाल है, रिस्क किसका है। पहला है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। इसमें कंपनी का हिस्सा तो फिक्स होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का सारा रिस्क कर्मचारी का होता है। मतलब इसे एक फिक्स किराने के भत्ते जैसा समझ सकते हैं। दूसरा है डिफाइंड बेनिफिट प्लान। इसमें फाइनल बेनिफिट की गारंटी होती है और सारा का सारा रिस्क कंपनी उठाती है। ये एक तरह से किसी खास डिनर के वादे जैसा है, भले ही उसे बनाने का सामान कितना भी महंगा क्यों ना हो जाए। अब ये सवाल मन में आ सकता है कि भाई कंपनी की अकाउंटिंग से हमारा क्या लेना देना। ये बहुत सही सवाल है और इसका जवाब सीधा ईसॉप्स और किसी की अपनी जेब से जुड़ा है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, कनेक्शन बिल्कुल सीधा है। स्टेप 1, अगर बेनिफिट्स पर कंपनी का खर्चा ज्यादा होगा तो जाहिर है कंपनी का प्रॉफिट कम होगा। स्टेप 2, अगर प्रॉफिट कम हुआ तो कंपनी की वैल्यूएशन पर सीधा असर पड़ेगा। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, कंपनी की वैल्यूएशन से ही उसके शेयर की कीमत तय होती है और ईसॉप्स भी तो वही शेयर हैं। मतलब कंपनी की अकाउंटिंग का सीधा असर किसी की अपनी वेल्थ पर पड़ता है। चलिए अब गियर बदलते हैं और फोकस पूरी तरह से कर्मचारी के नजरिए पर लाते हैं। अब हम ईसॉप्स के पर्सनल टैक्स की कहानी को समझेंगे, जो कंपनी की किताबों से शुरू होकर किसी के बैंक अकाउंट तक पहुंचती है। तो किसी भी ईसॉप होल्डर के लिए टैक्स के 2 मौके आते हैं। पहला टैक्स तब लगता है जब कोई अपने ऑप्शंस को असल शेयर्स में बदलता है, जिसे एक्सरसाइज करना कहते हैं। इसे परक्विजिट टैक्स कहा जाता है और इसे सैलरी इनकम की तरह ही देखा जाता है। दूसरा टैक्स तब आता है जब कोई उन शेयर्स को बाजार में बेचता है। इसे कहते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। तो पहले स्टेज को समझते हैं। जब कोई अपने शेयर एक्सरसाइज करता है तो टैक्सेबल अमाउंट निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान है। जिस दिन शेयर एक्सरसाइज किया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू यानी FMV में से एक्सरसाइज प्राइस को घटा दीजिए। जो बचा उस पर टैक्स लगेगा, बिल्कुल सैलरी की तरह। चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए शेयर का FMV है 250 रुपए और एक्सरसाइज प्राइस था 100 रुपए। तो 250 में से 100 रुपए घटाए, बचे 150 रुपए। ये 150 रुपए प्रति शेयर आपका टैक्सेबल परक्विजिट बन गया। कंपनी इसी अमाउंट पर आपकी सैलरी से TDS काट लेगी। अब बात करते हैं दूसरे टैक्स इवेंट की। ये तब होता है जब कोई उन शेयर्स को बेचकर मुनाफा कमाता है। यहीं पर कैपिटल गेन्स की सारी कैलकुलेशन होती है। और यहां एक बहुत बहुत जरूरी बात आती है, इसको ध्यान से समझना होगा। जिस फेयर मार्केट वैल्यू यानी FMV पर पहले स्टेज में टैक्स लगा था, वही वैल्यू दूसरे स्टेज में शेयर की कॉस्ट या खरीद कीमत मान ली जाती है। इसका सीधा मतलब यह है कि एक ही कमाई पर 2 बार टैक्स नहीं लगता। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, तो इसे हमेशा याद रखना जरूरी है। अच्छा, कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म, ये होल्डिंग पीरियड पर निर्भर करता है।
अगर शेयर लिस्टेड हैं तो 12 महीने से ज़्यादा रखने पर वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। अगर अनलिस्टेड हैं तो ये लिमिट 24 महीने है। और सबसे ज़रूरी बात, ये टाइम पीरियड ग्रांट डेट से नहीं बल्कि एक्सरसाइज डेट से शुरू होता है। टैक्स के रेट्स भी अलग अलग हैं। लिस्टेड शेयर्स पर शॉर्ट टर्म गेन हुआ तो 15% और लॉन्ग टर्म गेन हुआ तो 10%, वो भी 1 लाख से ऊपर के प्रॉफिट पर। वहीं अनलिस्टेड शेयर्स में शॉर्ट टर्म गेन पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है और लॉन्ग टर्म गेन पर इंडेक्सेशन के फायदे के साथ 20% टैक्स लगता है। तो अब जब सारे नियम समझ आ गए हैं तो चलिए कुछ ऐसी आम गलतियों पर भी नजर डाल लेते हैं जिनसे ईसॉप होल्डर्स को हमेशा बचना चाहिए। ये 5 गलतियां बिल्कुल ना करें। पहली, ग्रांट डेट और एक्सरसाइज डेट में कंफ्यूज होना। याद रखिए, टैक्स की कहानी एक्सरसाइज डेट से शुरू होती है। दूसरी, ये भूल जाना कि एफएमवी ही आपकी कॉस्ट बन जाती है। तीसरी, होल्डिंग पीरियड पर ध्यान न देना और ज्यादा टैक्स भर देना। चौथी, बिना किसी टैक्स प्लानिंग के शेयर बेच देना। और पांचवीं, एक्सरसाइज डेट पर शेयर का एफएमवी क्या था इसका रिकॉर्ड न रखना। तो अब जब कंपनी के नियम और किसी व्यक्ति के लिए नियम दोनों साफ हैं, तो सवाल ये है कि अगला कदम क्या होगा। ये जानकारी किसी को अपने फाइनेंशियल फैसले बेहतर तरीके से लेने में कैसे मदद कर सकती है, इस पर सोचना तो बनता है।